वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिचा और ये सेंट्रल टीईटी का पेपर 2 है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल टीईटी में लैंग्वेज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे कि हिंदी लैंग्वेज से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो ये हिंदी लैंग्वेज है और इसमें देखिए सबसे पहले ये एक काव्यांश दिया हुआ है, निर्देश दिया गया है। यहाँ निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में प्रश्न संख्या 91 to 96 के सबसे सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पूरा काव्यांश दिया हुआ है। न आइए इसको देखते हैं क्या है इसमें। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, न पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। तो यहाँ पूरा काव्यांश दिया गया है और नीचे उस काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कवि को कोई कह रहा है धरती और आसमान उसके लिए है, लक्ष्य अभी बहुत दूर है, अजानी हवा में उड़ो, बाधाओं से दूर रहना चाहिए। तो कवि को क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, निमंत्रण दिशाएं मुझे दे रही हैं, नहीं कुछ। हाँ देखिए यहाँ आ गया, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए हैं। तो देखिए हमें पहले ऑप्शन में मिल जा रहा है धरती और आसमान उसके लिए हैं। तो ये पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कविता के दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है। न अवरोध न बाधा, हाँ यहाँ तो आ गए हैं, ये तो नहीं होगा। अजानी हवा में उड़ा जा रहा, ये भी नहीं होगा। धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए, नहीं ये पहला ही होगा। ये देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ हमें काव्यांश के पहले ही लाइन में मिला है, न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है, हवा, गगन, दिगंतर, दिशाएं। तो निमंत्रण कौन दे रहा, हाँ दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चौथा, दिशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छाटिए, पथ डगर राह और धरा। तो पथ डगर और राह का तो एक ही मीनिंग होता है, ये धरा होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की विजय गीत कौन गा रहा है, धरती, दिशाएं, हवा और आकाश। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन गा रहा है। विजय गीत, हाँ देखिए विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए। तो यहाँ ऑप्शन में हम लोग देख लें क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया है धरती, दिशाएं, हवा और आकाश। तो यहाँ आकाश, गगन यानी आकाश हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, विशेषण, अव्यय, क्रिया, सर्वनाम। तो भाई कोई तो सर्वनाम है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। नीचे दिए गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 97 to 111 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो आइए देखते हैं क्या। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पास पड़ोस की भाषा में डैश होना या होनी चाहिए, समरूपता, समरसता, अलगाव और जुड़ाव। तो यहाँ तो होना क्या चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप शिक्षार्थी से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी, हाव भाव के साथ एकांकी को पढ़कर सुनाएंगी, एकांकी में आए पात्रों से के संवाद याद करवाएंगी। तो यहाँ होगा जो है पहला ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थी से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, क्योंकि एकांकी में जो है रोल प्ले करवाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं,
तीसरा है लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है, और चौथा है पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। तो यहाँ तो तीसरा ऑप्शन सही होगा कि लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया और अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। देखिए, जो सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं हम उसमें भाषा की परीक्षा जरूरी है, अभिवृत्ति भी जरूरी है, शिक्षक का रवैया भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सबसे कम इम्पोर्टेंट है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्य, गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करते हैं, साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। पहला भाषिक और ज्ञानात्मक, दूसरा है सांस्कृतिक और साहित्यिक, तीसरा है सांस्कृतिक और भौतिक, चौथा है भौतिक और सौंदर्यात्मक। तो देखिए, जो यहाँ देखिए सबसे सुटेबल जो हो रहा है, पद्य, गद्य और नाटक हमारी संवेदना को जो है सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक भाषा डैश लिपि ऑब्लिक लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल किया जा सकता है। पहला है सभी, दूसरा है सीमित, तीसरा है एक और चौथा है 3। तो देखिए, कोई भाषा जो है वो सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल किया जा सकता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन जो है ये सभी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है अचेतन, स्वाभाविक, अचेतन, कलाबद्ध, सचेतन, कलाबद्ध, चेतन और स्वाभाविक। तो देखिए, इसमें तीसरा ऑप्शन सबसे सुटेबल होगा कि वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कलाबद्ध होती है। तो यहाँ जो है ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, दूसरा बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, तीसरा है बच्चों की विविध भाषाओं में पढ़ाया जाए, और चौथा है बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। तो भाई समावेशी कक्षा की बात हो रही है, तो इसमें होगा कि बच्चों को विविध भाषाओं में पढ़ाया जाए, क्योंकि सारे बच्चों का इसमें समावेशी कक्षा में ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण सर्वाधिक संबंध है हिंदी के व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, दूसरा सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, तीसरा है हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से, चौथा है पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। तो इसमें देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी की व्याकरण व्यवस्था को जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। पहला ऑप्शन है संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण, तीसरा ऑप्शन है कला, चौथा ऑप्शन है सौंदर्य बोध। तो इसमें संप्रेषण सही होगा कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। तो इसमें ये दूसरा ऑप्शन संप्रेषण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह कक्षा के सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, दूसरा सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, तीसरा सभी बच्चों का मनोरंजन करती है, और चौथा सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग वो सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की क्षमता, दूसरा है मौखिक परीक्षा, तीसरा है व्याकरण की जानकारी, चौथा है लिखित परीक्षा। तो जो कक्षा 8 के बच्चे का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? पहला है चामस्की, दूसरा स्किनर, तीसरा वाइटगोस्की और चौथा है पियाजे। तो अगर यहाँ समाज के साथ संपर्क की बात हो रही है बच्चे की भाषा की, तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वाइटगोस्की सही होगा, क्योंकि यहाँ समाज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे पहला कभी कोई त्रुटि नहीं करते, दूसरा अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, तीसरा भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, चौथा है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। तो जो अर्जित भाषा होती है वो हमारी प्रथम भाषा होती है, जिसे हम अपने परिवार और पास पड़ोस में सीखते हैं। तो इसमें ग्रामर की जरूरत नहीं होती है बच्चे को, वो भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। वह संभवतः डैश से ग्रस्त है। डिस्ग्राफिया, तो ये तो लिखने से संबंधित विकार है। डिसलेक्सिया, जी हाँ, ये पठन अक्षमता है, तो ये। और तीसरा डिस्फेजिया, ये भी नहीं होगा। और चौथा डिसकैलकुलिया, ये तो गणित से रिलेटेड होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये पढ़ने में अक्षम है, तो इससे क्या होगा? इसमें दूसरा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, अब इसमें गद्यांश दिए गए हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का प्रश्न संख्या 112 से 120 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसमें बात क्या की गई है। कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु से कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात से नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से मढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाने वाले, छाछ जैसे झंकार वाले या फिर तार लगी तुम्बी वाले भी कम नहीं। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगुली जैसे मिजराब से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में हुई होगी, लेकिन सत्य यह नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्र में से अनेक बाहर से भी आए हैं, और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। वेदों में उल्लिखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वहीं सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्र, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। तो हमारे पहला क्वेश्चन है, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वह उनमें से कुछ भारत और कुछ बाहर के हैं। वे चीन और इंडोनेशिया के हैं। वे भारत में जन्मे हैं। वे कहीं से आए हैं। तो ये देखिए, अब हम देख लेते हैं जो हम ढूंढना चाहते हैं। हाँ देखिए, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं कहीं और से? कठिन है। यह भी बजाते सुनते देखते मन करता है उसकी उत्पत्ति भारत में हुई होगी, लेकिन सत्य नहीं। प्रचलित वाद्य यंत्र अनेक बाहर से भी आए। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में विद्यमान है? पहला झांझ, दूसरा वीणा, तीसरा बांसुरी और चौथा जो है वो है तबला। तो इसमें कौन सी, आइए देख लेते हैं कौन सा वाद्य यंत्र इन सब कंट्री में, देखते हैं। हाँ देखिए, हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। तो इसमें वीणा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है? कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं। दूसरा, प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं। तीसरा, भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। चौथा है, तमिलनाडु और केरल में वाद्य यंत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो तमिलनाडु और केरल से कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात से नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल। देखिए यहाँ ये कहा गया कि तमिलनाडु से केरल तक, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा गया कि तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रचलित हैं। तो ये चौथा ऑप्शन जो है ये असत्य होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है वाद्ययंत्र कलाकार, तीसरा है प्राचीन यंत्र, चौथा है साहित्यिक ग्रंथ। तो जानने में क्या सहायक है ये देख लेते हैं। यहाँ, हाँ देखिए यहाँ आ गई बात, सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्ययंत्र भी है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा, वाद्ययंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम। तो भारतीय ये विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शीघ्रता, विशाल, प्रचलित, भारतीय। तो देखिए यहाँ जो प्रचलित शब्द है इसमें प्र उपसर्ग है और इत जो है प्रत्यय होगा। तो प्रचलित जो है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, उपसर्ग शब्द के पहले आता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में चर्चित कुछ वाद्ययंत्रों के प्रमाण मिले हैं सुमेरी संस्कृत में, पुराणों में, भारतीय सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता से। तो आइए देखते हैं, ढूंढते हैं हम कहाँ है। कहाँ मिले हैं। हाँ, तो यहाँ है, वेदों में उल्लिखित वाद्ययंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो अब यहाँ ऑप्शन में क्या क्या है, सुमेरी संस्कृत, पुराण, भारतीय सभ्यता। तो इसमें चौथा ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म शब्द का समानार्थी उल्लेख, विद्यमान, प्रयुक्त और उत्पत्ति। तो उत्पत्ति जो है वो जन्म का समानार्थी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, भूखंड शब्द में समास है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और कर्मधारय। देखिए जो भूखंड शब्द है, अब ये तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसमें उत्तर प्रधान होता है। तो ये क्या, कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा भूखंड शब्द। तो ये अब हमने हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज से, हिंदी लैंग्वेज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैंने डिस्कस कर दिया। ये सेंट्रल टीईटी जो फरवरी 2016 में एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। तो इससे अब आपको अच्छी तरह से आइडिया लग गया होगा कि लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।